A very warm welcome to all my dear students। हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और मैं वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं बताने जाने जा रहा जो 10th में पढ़े हो कि H इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी। बहुत डिटेल में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। आपको पता है कि मेरे साथ पढ़ने का नियम क्या है। ये कौन सा कलर है? ब्लैक। ये कौन सा कलर है? व्हाइट। बस जो दिख रहा है उसी तरह से चीजों को समझना है। आइए देखो, सबसे पहले एक रेजिस्टर ले लो जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है। एक रेजिस्टर ले लो जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है। ये एक रेजिस्टर ले ली। अब इसमें एक सेल अप्लाई कर दो और सेल आपको बहुत डिटेल में हम बताया है कि सेल अगर हम देखें फिजिकली तो ऐसा दिखता है और फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं हम लोग। एक तरफ इसका निगेटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जिधर पॉजिटिव होता है ये इसका हायर पोटेंशियल कहलाएगा, ये इसका हायर पोटेंशियल वाला हिस्सा कहलाएगा। और जिसका निगेटिव टर्मिनल होता है ये इसका लोअर पोटेंशियल वाला हिस्सा कहलाएगा। और चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चार्ज का फ्लो होने लगा हायर टू लोअर, हायर से ये चार्ज लोअर पोटेंशियल पर पहुंच गया। आपको इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो आ गया यहां। अब बैटरी ये मेहनत करता है। बैटरी क्या करता है कि इस चार्ज को अब लोअर से हायर ले जाता है, इस चार्ज को लोअर से हायर ले जाता है। अगर बैटरी ना हो तो चार्ज का कांस्टेंट फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी का काम है चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखना, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये पहले के वीडियो में आपको बताया है। तो सेल के बारे में मैंने आपको क्या लिखा है तो याद कीजिए। तो सेल इज ए डिवाइस टू मेंटेन constant current in the circuit, to maintain constant current in the circuit। एकदम समझो दिख रहा, बस वही पढ़ना है। ठीक है, समझ गए इतना बात। तो ये जब चार्ज का फ्लो हो रहा होगा कहां से कहां? तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस दौरान ये लोग आपस में टकरा रहा होगा, कंडक्टर के दीवार से भी टकरा रहा होगा और आपस में टकराने से, कॉलिजन से और कंडक्टर के दीवार में टकराने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यहीं से एक टर्म निकल के आया हीट एनर्जी। ये आपस में जो कोलाइड कर रहा है और कंडक्टर के दीवार से भी जो कोलाइड कर रहा है, इसलिए एक टर्म निकल के आया हीट एनर्जी। ठीक है सर, ये तो हम लोग भी फील कर सकते हैं कि हाथ पे अगर बार बार ऐसे ऐसे करके रगड़े या दो पत्थर को रगड़ो तो उसमें आग चिंगारी मारे लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में चल रहा है, कोलाइड कर रहा है, दीवार से भी कोलाइड कर रहा है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल ये उठा कि अगर ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूर कोई एनर्जी का फॉर्म हीट में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आखिर कौन सा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? तो बोलेंगे कि देखिए सर, ये जो करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस करंट के फ्लो के कारण
हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कर रहा है। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी सर आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आ रहा है? तो बोलेंगे सर ये बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोड है, जो ग्रेफाइट से बना होता है, ये बैटरी के अंदर जो ये केमिकल है, ये केमिकल जो बैटरी के अंदर है सर, यही केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में। और ये एनर्जी भी तो कहीं से आ रहा हो, जिसके लिए बैटरी वर्क कर रहा है, वो बैटरी वर्क डन करा रहा है, वो बैटरी इस केमिकल का यूज कर रहा है, और उस केमिकल का यूज करके बैटरी चार्ज को लेके जा रहा है लोअर टू हायर, और इस तरह से कांस्टेंट करंट का फ्लो हो रहा है। तो केमिकल is converting into chemical energy, is converting into electric energy, is converting into heat energy, and all these process are done by the cell। मतलब यहाँ पे बैटरी काम कर रहा है, बैटरी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बैटरी वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय सेल हो रहा है, और वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बाबू रे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हो गया Q, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है सर। अब तो फ्रॉम ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं? आप देख रहे एक एक स्टेप के बाद अगला स्टेप ऐसा आ रहा है जो आप जानते हैं। और यही तो इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ो फील आना चाहिए कि आप जानते हैं, ऐसे नहीं कि सब कुछ एकदम नया आ जा रहा है, आप काफी कुछ जानते हैं। और नहीं जानते तो अर्लियर वीडियो जाकर के देख करके इस पे आइए। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आप क्या जानते हैं? V इक्वल टू IR जानते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनीशन से क्या जानते हैं आप लोग? तो हम सब जानते हैं कि करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फ्लो होता है 1 सेकंड में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब ये चार्ज का वैल्यू और पोटेंशियल का वैल्यू वहां डाल दीजिए, तो आपको वर्क डन कितना आ जाएगा? I इंटू टी, और V के जगह पे I इंटू R। तो ये कितना चला आएगा? जो आ रहा है वो बोल देना है, I इंटू आई स्क्वायर R T। हाँ सर, बैटरी ये काम कर रहा है, और बैटरी के द्वारा ये किया गया काम कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विच इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। तो ये आपका हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जानना है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, और T टाइम है। जितना देर तक करंट का फ्लो हो रहा है उतना ही देर तक हीट प्रोड्यूस होगा। जब ये केमिकल खत्म हो जाएगा तो वर्क डन बंद हो जाएगा। वर्क डन बंद हो जाएगा तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन खत्म हो जाएगा। केमिकल एनर्जी में नो कन्वर्सन, नो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड नो हीट एनर्जी। तो बोलते बैटरी खराब हो गया, अब तार गर्म नहीं होगा। ठीक है सर, ये हम लोग इंट्रो समझा, कुछ तो समझा। और ये भी जानते हैं कि बैटरी के अंदर भी अगेंस्ट में काम होता रहता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में होता है। लेकिन हम जो हीट में रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे वो आउटसाइड वाला कंसिडर करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच में, I इंटू आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। इसी बात को जूल ने लिया और उन्होंने एक लॉ दे दिया, जूल्स लॉ।
जो हम लोगों ने पीछे ये समझा उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। इसी बेसिस पे जूस लॉ दिया गया। देखिए, जूस ने कहा कि अगर आपके पास एक सर्किट है जिसके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, और रेजिस्टेंस आप सब जानते हैं कि रो एल बाई ए होता है, और डिटेल में ब्रेक करें तो एम बाई एनी स्क्वायर टाउ, एम बाई एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, मैं तो ये कुछ कुछ बात बोल देता हूं कि रिवीजन हो जाए, आपको याद रहे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, एम बाई एनी स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड करता है, ये साथ में लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस रजिस्टर में हम एक सेल को लगा दिए जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है, और इस सेल में प्लस और माइनस के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस था जिसको हम बाहर दिखा रहे हैं। इंटरनल इसी का हिस्सा है, तो हम लोग इसको एक करके दिखा देते हैं। अब इस सेल का जो ताकत है, पूरा ताकत, फुल ताकत, उसको ईएमएफ कहते हैं। और ये जो एनर्जी है ये दो हिस्सा में बढ़ता है, कुछ हिस्सा तो ये अपने बर्बाद कर लेता है जिसको हम लोग लॉस्ट वोल्ट कहते हैं, आईआर। करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और बाकी का इसका जो एनर्जी है सॉरी, बाकी का जो इसका एनर्जी है ये आउटसाइड में जा रहा है जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यही कॉलिजन के कारण आपस में और कंडक्टर के दीवार के साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब इसके लिए जूल ने क्या कहा, तो जूल ने यह कहा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है। आप देख सकते हैं, समझा चुके थे पहले, ये तो फॉर्मेलिटी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। आपको नोट्स में लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है, तो नोट्स तो आपको पता है कि लैंग्वेज कहां से लिखना है, नोट्स में के हेल्प से आप लैंग्वेज में लिख लेना। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, heat produced in the resistor is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for which current flows। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट K लगा। एसआई सिस्टम में K का वैल्यू 1 दिया गया, इन एसआई सिस्टम में K का वैल्यू 1 दिया गया, और मेरे को हीट अंततः निकल के आया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इतना हीट प्रोड्यूस होगा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट कि जूल्स लॉ के बारे में आपको क्या समझाया गया। ये वो फॉर्मूला निकल गया जिससे हम हीट का प्रोडक्शन निकालेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात था जो आपके बाकी भीड़ से आपको अलग करेगा। ये बात तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि सो ऑन लिख दो और उसके बाद फॉर्मूला पे डाल करके उसको एक्सप्लेन कर दो, लेकिन जो बात था डिटेल में वो आपको मैं समझा चुका हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका अदर फॉर्म्स क्या हो सकता है, तो आप सब जानते हैं ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। I के जगह पे डालिए, जो आना होगा आ जाएगा। तो H इक्वल टू I के जगह पे डालेंगे V, तो V स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर किया हुआ है यहाँ, बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, H इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी। हीट का एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और आते हैं, फिर आप सब जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है,
तो बताइए R इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना V बाई आई। अब इस R के जगह पे V बाई आई लिखिए, अपने से लिखिए, पॉज कर करके लिखिए वीडियो को। हमेशा वीडियो में इन्वॉल्व रहिए। सिर्फ ऐसे आंख खोले रहेंगे देखते रहेंगे तो नींद भी आने लग सकता है, अगर वो एनर्जी अंदर से नहीं है कि हमको टॉप करना है। हमेशा वीडियो में इन्वॉल्व रहिए। जब भी कुछ ऐसा लगे कि सिर्फ देखे जा रहे हैं, पॉज कीजिए, टेक अ ब्रेक, और ये सोचिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आपका एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। जो आप चाहो चाहे ना चाहो आपको देना है, आप भले आंख अपना मूंदे रहो। सो ये बहुत एसेंशियल है कि आपके अंदर एक अपना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि व्हाई आई एम वॉचिंग ऑल दिस। यू आर वॉचिंग ऑल दिस टू मेक योर एग्जाम वेरी इजी, टू मेक योर कॉम्पिटिशन वेरी सिंपल। तो बताओ बाबू, आर के जगह पे क्या लिखेंगे? आर के जगह पे लिखेंगे V अपॉन आई। V से V कैंसिल हो गया, और इसके अलावा यहां पर ऊपर में इसके अलावा T है यहां पर, तो कितना चला है आप H इक्वल टू आ गया V, आई ऊपर चल जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब हमारे पास हीट का कुल मिला के 3 फॉर्मूला दिख रहा है। करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में ये फॉर्मूला है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में ये फॉर्मूला है, और वोल्टेज और करंट के टर्म में ये फॉर्मूला है। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस है। अब दिक्कत एक है, बोलोगे क्या? वो दिक्कत न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, वो मैं बोल दूंगा, बोलूंगा क्लियर हो गया, नहीं, वो न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, आपको एबीसीडी की तरह आसान लगेगा। सुन लो सिर्फ पहले, वो दिक्कत क्या एक्सप्लेन करेंगे आगे। आप देखो यहां H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है और H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब हम बोले बताओ डायरेक्टली सही कि इनवर्सली सही? तुम बोलोगे दोनों सही, तो बोलेंगे देखो दोनों सही तो है, लेकिन एक कंडीशन बोलना पड़ेगा। बोलेंगे कि अगर करंट कांस्टेंट ले लेंगे, करंट का फ्लो कांस्टेंट ले लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ले लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अब यही बात मैं बोल तो दिया, लेकिन मैं बहुत बेहतर आपको समझा दूंगा एक न्यूमेरिकल के हेल्प से, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल इतना हम लोग समझ गए सर कि जूस लॉ यही कहता है कि जब चार्ज का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो आपस में टकराएगा, कॉलिजन होगा, कंडक्टर के दीवार से भी कोलाइड करेगा, कॉलिजन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा कोलाइड करेगा, ज्यादा कोलाइड करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, याद करो पढ़े हो, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है रेजिस्टेंस पे, आप याद दिला दिया हम। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको हीट के बारे में बताया कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वह कितना हो रहा है, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या वी आई टी, और हीट प्रोड्यूस होने का कारण कौन है, वो वर्क डन बाई सेल है। ठीक है सर। अब अगला टर्म है इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पहले सारे टर्म को आराम से इत्मीनान से समझो। इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो देखो ये रेजिस्टर है, ये सेल है, सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के पास एक ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज अपने खा जाएगा जिसको लॉस्ट वोल्ट कहते हैं, बाकी का वोल्टेज ये रेजिस्टर खाएगा जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये लोग खाएगा तभी जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मान लो कि अगर यहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ 100 जूल,
और 100 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है और टाइम लगा है 2 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम किया होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी कहते हैं, जैसे आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब क्या कहलाता है, सुने भी होंगे आप लोग नाम, ये सब कहलाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना हीट प्रोड्यूस करे 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर। सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर मतलब हीट एनर्जी का जो डिसिपेशन हो रहा है, हीट एनर्जी जो निकल रहा है, वह 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है। 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम पे अगर कहानी खेल दें तो उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में जितना ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, अरे भाई जो कंज्यूम करेगा उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो 1 सेकेंड में अप्लायंस जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वह अप्लायंस का इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा या सर्किट का पावर कहलाएगा। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझा। 1 सेकेंड में जितना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और ये भी बोल सकते हैं सर 1 सेकेंड में जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो एनर्जी ये कंज्यूम करेगा वही एनर्जी ना हीट प्रोडक्शन में निकल रहा है। तो एक ही चीज को मैं दो तरह से बोल रहा हूं, एक ही चीज को दो तरह से बोल, मैं बोलूं ए के बाद में बी आता है, या बोल दें बी से पहले ए आता है, लेकिन बात तो एक ही है। तो मैं ये बोलूं कि 1 सेकेंड में जितना ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर, या ये बोले 1 सेकेंड में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। एक और तरीका, 1 सेकेंड में जितना बैटरी एनर्जी का सप्लाई कर रहा है, अरे ये सप्लाई करेगा तब ना वह कंज्यूम करेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसको सेल कहा जाता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, 1 सेकेंड में जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ एनर्जी का सप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट या इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंस। हाँ सर, एक ही चीज को आप हर बार घुमा घुमा के बोल रहे हैं, हमको समझना है। हम अगर एक बार में नहीं समझ रहे हैं फिर हम पीछे जाएंगे, स्लाइडर को फिर पीछे करेंगे, फिर सुनेंगे आप क्या बोला, लेकिन छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और मान लो 4-5 बार सुनने के बाद भी हमको दिक्कत फील हो रहा है, आपके लिए हम खड़े हुए हैं एनी टाइम। आप ऑफलाइन में आइए, हमसे पूछिए, कॉल कीजिए, एनी टाइम आपके लिए हम तैयार हैं। देखिए, तो 1 सेकेंड में जितना ये सोर्स ऑफ ईएमएफ एनर्जी का सप्लाई कर रहा है, दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पावर अप्लायंस का क्या होगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज, तो बोलेंगे सर 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना, तो 50 जूल। 1 सेकेंड में कितना, तो 50 जूल। तो पावर का फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि टाइम से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो टाइम अगर 1 ना हो तो ये टाइम का वैल्यू 1 बन जाएगा, एंड दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक पावर। तो फॉर्मूला समझ में आया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया वर्क डन बाय सेल पर यूनिट टाइम, और जो वर्क डन होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर कहते हैं। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला 3 ला के बैठा था हम लोग, 3 फॉर्मूला लाया था हम लोग। क्या क्या लाया था, एक लाया था आई स्क्वायर आर टी, एक लाया था हम लोग वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और एक हम लोग लाया था वी आई टी। और यहाँ टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए, और अगर 1 सेकेंड नहीं है तो
1 सेकेंड हम लोग बनाएंगे तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से टाइम कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए पावर कितना आ गया? तो पावर आ गया आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी एंड वी इंटू आई। अक्सर वोल्टेज इंटू करंट को थोड़ा अलग से सोच के वो बोलता है, अलग से लिख के देता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला तो सब सही है, लेकिन इस पे कभी कभी एम्फेसिस स्ट्रेस दे दिया जाता है, तो मैं लिख दे रहा हूं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टिक मारने के लिए आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को हम लोग पावर कहते हैं। पावर इक्वल टू वी इंटू आई। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, जूल पर सेकेंड। और थोड़ा फील करो, हम पहले ही बोला है कि चीजों को एकदम अपने लैंग्वेज में पढ़ो, फील करो थोड़ा क्या है इलेक्ट्रिक पावर, फील करो। जैसे बताओ कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। एलिफेंट मतलब हाथी, एकदम फील करते हो, हाथी इतना बड़ा, कैमल इतना ऊंचा, फीलिंग है तुम्हारे अंदर। पावर को थोड़ा फील करो। आओ, ये तो पढ़ लिया, डिफिनेशन भी समझ गए, एकदम दिमाग में रखिएगा डिफिनेशन की। 1 सेकंड में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, या 1 सेकंड में जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, या 1 सेकंड में जितना या एनर्जी देता है टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड पावर। जैसे बोलना है बोलिए। सब अंग्रेजी में डिफिनेशन आपके नोट्स में, हम जो हिंदी कर उसी का अंग्रेजी लिखा हुआ है। नोट्स जरूर से रीडिंग कर लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, पढ़ते जाइएगा और नोट्स साथ में लेकर पढ़िए तो और बेहतर है कि हम जब डिफाइन कर दिए इसको हिंदी में, देखिए उसका अंग्रेजी नोट्स में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको डिफिनेशन इंग्लिश में लिखना है। आओ अब थोड़ा फील करते हैं। मान लो लिखा है एक रेजिस्टर का पावर है 50 वॉट और एक रेजिस्टर का पावर है 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक हीटर 50 वॉट और दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर 100 वॉट, इन दोनों में क्या अंतर है? फील करो। तो बोलेंगे 50 वॉट का मतलब हुआ 50 जूल 1 सेकंड में, 100 वॉट का मतलब हुआ 100 जूल 1 सेकंड में। जैसे ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। व्हाइट मतलब क्या होता है? उजला। तो 50 जूल पर सेकंड मतलब ये जो रजिस्टर है वह 1 सेकंड में 50 जूल का हीट खा रहा है, और यह रजिस्टर 1 सेकंड में 100 जूल का हीट खा रहा है। और बताओ 1 सेकंड में जो ज्यादा हीट खाएगा वो ज्यादा जल्दी ना गर्म होगा, वो ज्यादा ना गर्म होगा, वो ज्यादा ना इफेक्टिव होगा। हाँ सर, अगर किसी पे लिखा हुआ है 200 वॉट, 200 वॉट लिखा हुआ है तो फीलिंग आ रहा है सर 1 सेकंड में 200 जूल का एनर्जी खा रहा होगा, ये तो 1 सेकंड में 50 जूल खा रहा है। एक बल्ब पे लिखा हुआ है अगर 5 वॉट, एक बल्ब पे लिखा हुआ है 20 वॉट, तो 5 वॉट वाला मतलब 1 सेकंड में सर 5 जूल का एनर्जी खाएगा बल्ब, और 20 वॉट का मतलब हुआ सर 1 सेकंड में 20 जूल का एनर्जी खाएगा। तो ये फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। जो लोग बोलते हैं इतना 18 वॉट का बल्ब लगा दो, 36 वॉट का बल्ब लगा दो, अब इसको फीलिंग के साथ बोलना। 36 वॉट 1 सेकंड में 36 जूल का एनर्जी वो खाएगा, 1 सेकंड में वो 36 जूल का एनर्जी खाएगा। आइए, तो हम लोग पावर के बारे में भी स्टडी कर लिया, हीट एनर्जी के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। और जो भी मैं आपको स्टडी करा रहा हूं एज अ टीचर, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको उसका हाफ पोर्शन स्टडी करा रहा हूं, 50%, क्योंकि 50% न्यूमेरिकल में आपको और बेहतर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन उस न्यूमेरिकल को वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के हर एक बात का स्टूडेंट नहीं बनना है। हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको कंपटीशन निकालना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है, तो आपको मेरे तरह टीचर बनना है। हर एक बात पर एकदम फुल कमांड होना चाहिए, एकदम आसान सा लगना चाहिए। और आसान अगर लगता है
तो मैं आपके कमेंट का जनरली हमको कमेंट से ज्यादा दिक्कत है नहीं कि आप करो ना करो, लेकिन इट डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, वी लव टू सी द कमेंट्स. So if you can, you may do the comments and like. Nevertheless, ऐसे अपने काम में ही इतना हमको मजा आता है, किसी चीज को जो टफ लगता है देखने के बाद उसको आसान कर दूं, और क्या ही मुझे चाहिए. देखो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो घर में जो बिजली बिल आता है ना, उसका कारण यही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का टर्म. एकदम आराम से समझो, आप समझ जाओगे 1 यूनिट का बिजली बिल कब उठता है, ये आपको फीलिंग आना चाहिए. आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद व्यवहार आपका पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए. व्यवहार कहने का मतलब कोई पूछ दिया कि घर में 200 यूनिट का बिजली बिल आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ समझाओ, आखिर काहे 200 यूनिट का आया. तो आप बोलोगे पंखा बॉल बत्ती एसी बहुत चल रहा था 200 आ गया. ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कोई भी लेमैन बोल देगा कि इस महीना में ज्यादा चला तो ज्यादा यूनिट का बिजली बिल आ गया. देखो आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो समझो. देखो ये एक रजिस्टर है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. रजिस्टर कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पंखा हो, एसी हो, बॉल हो, फ्रिज हो, जो भी हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ठीक है सर, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. इसको तुम कुछ वोल्टेज सप्लाई किए, इसको तुम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिए, हाँ इसमें कुछ करंट आया. ठीक है सर, करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, आप कुछ भी थोड़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख सकते. तो इसमें करंट आया, इसमें करंट आया, तो वोल्टेज भी है और करंट भी है, मतलब इसमें एनर्जी का खपत हो रहा होगा पर सेकंड. हाँ सर, ये कुछ ना कुछ एनर्जी खा रहा होगा, और ये पर सेकंड जब होता है ना तो इसको पावर कहते हैं. इसे पावर, पावर मतलब हम समझ चुके हैं सर, 1 सेकंड में जितना ये एनर्जी खाएगा. तो अब 1 सेकंड में जितना ये एनर्जी खा रहा है और कितना देर तक खा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब जो एनर्जी खपत हो रहा है घर में, वह डिपेंड करता है पावर पे कि अप्लायंस का पावर क्या है और कितना देर तक हम उस अप्लायंस को यूज कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड करता है. एक तो पावर पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है टाइम पे, दूसरा डिपेंड करता है टाइम पे. ये दो चीज पे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंड कर जाता है, ये दो चीज पे. अक्सर हम लोग बोल देते हैं उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं, अरे बड़ी वोल्टेज खाता है ये वाला डिवाइस, बहुत ज्यादा वोल्टेज खा रहा है, बिजली बिल बहुत आएगा. ये गलत है, केवल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है. मान लो वोल्टेज बहुत खा रहा है और करंट का फ्लो उसमें कम हो, तब पावर कम हो गया तो बिजली बिल बहुत नहीं आएगा. बिजली बिल को दोनों से मतलब है, वोल्टेज से भी और करंट से भी, दोनों से मतलब है, दोनों इन्वॉल्व होता है. तो ये बोलना आज के बाद से अरे बड़ी पावर वाला अप्लायंस है, ये हाई पावर वाला है, ज्यादा बिजली बिल उठाएगा, वोल्टेज मत बोलना कि बड़ी वोल्टेज वाला है, ज्यादा बिजली बिल उठ जाएगा. अरे वोल्टेज वाला नहीं, बहुत पावर वाला है. और जब आप पढ़ लिख लोगे अच्छे से ना तो आपको पता चलेगा सब अलग अलग चीज. आपका नाम अलग, पापा का नाम अलग, चचा का नाम अलग, सब तो नाम ही है लेकिन सब अलग अलग इंडिविजुअल. आई होप यू गॉट इट. तो कोई चीज का बिजली बिल जो आता है ना, वह पावर ऑफ द अप्लायंस और टाइम पे डिपेंड करता है आप कितना देर तक यूज कर रहे हैं, और इसी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम. ठीक है, ये अलग बात है, पावर हम लोग पढ़ा है V इंटू वाई इंटू टी, और क्या पढ़ा है I स्क्वायर आर टी, और क्या पढ़ा है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी. हीट एनर्जी वाला बात है, जितना एनर्जी ये रिलीज कर दिया, जितना रजिस्टर हीट एनर्जी को डिसिपेट कर दिया, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी
का कॉन्सेप्ट बनता है जिससे आपका बिजली बिल आता है। जितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा अप्लायंस जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा भैया, जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ना, बस खत्म बात। जितना एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी हिसाब से मेरा बिजली बिल उठेगा। जितना एनर्जी हम पूरे घर में यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से मेरा बिजली बिल उठेगा। और जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड किया, अप्लायंस के पावर पर और कितना देर तक उसका यूज किया जा रहा है। आप आधा घंटा एसी यूज कर रहे हैं कि आप 6 घंटा एसी यूज कर रहे हैं, आपका बिजली बिल टाइम पे डिपेंड करेगा। आप 1000 वाट का एसी यूज कर रहे हैं कि आप 1500 वाट का एसी यूज कर रहे हैं कि आप 2000 वाट का एसी यूज कर रहे हैं, आपका बिजली बिल एसी के वाट पे डिपेंड करेगा। अब देखो, इसका यूनिट होता है 1 यूनिट, इसका यूनिट का नाम ही है यूनिट। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट का नाम ही है यूनिट। इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। तो 1 यूनिट किसको बोलते हैं, 1 यूनिट बिजली बिल कब आएगा। तो देखो 1 यूनिट बिजली बिल का मतलब हुआ ये, समझो 1000 वाट का सामान अगर तुम 1 घंटा के लिए यूज कर लिए, 1000 वाट का सामान 1000 वाट का सामान 1 घंटा के लिए यूज कर लिए तो 1 यूनिट का बिजली बिल आ जाएगा, 1 यूनिट का बिजली बिल आ जाएगा। बात समझो आराम से, इत्मीनान से। मान लो तुम्हारे घर में जो एसी लगा हुआ है वो 2000 वाट का, 2000 वाट, 1000 नहीं 2000 वाट। तो 2000 वाट का एसी को तुम आधा घंटा यूज कर लो तो देखो ये कट गया, ऊपर में 1000 बच गया, 1000 वाट 1 घंटा आ गया। तो 2000 वाट का एसी आधा घंटा तुम यूज कर लो तो 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा, याद रखना। और अगर 1 यूनिट 10 रुपया के हिसाब से बिजली बिल आता है, ये तो गवर्नमेंट फिक्स करता है, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया। अगर 10 रुपए के हिसाब से बिजली बिल आता है 1 यूनिट का तो तुम्हारा 10 रुपया घर में उड़ गया। अगर 2000 वाट का एसी को तुम आधा घंटा यूज कर लिए और 1 यूनिट बिजली बिल उड़ गया, मतलब 10 रुपया तुम्हारा खपत हो गया। अब सोचो 1 घंटा में कितना रुपया खप जाएगा, तो सर आधा घंटा में 10 रुपया तो 1 घंटा में 20 रुपया यूज हो गया। और रात भर में अगर तुम 6 घंटा चलाए एसी, तो रात भर में 6 घंटा चलाए एसी तो 1 घंटा में 20 रुपया, तो 6 घंटा में 120 रुपया, मतलब एक रात का 120 रुपया तुमको उठ जाएगा बिजली बिल। आई होप यू गॉट इट। एक बार और सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसी चलाने पे ही बिजली बिल आएगा। मान लो आप 100 वाट का 10 बल्ब यूज कर लिए, 100 वाट का 10 बल्ब यूज कर दिए, तो 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटा यूज करो, तुम सोचो क्या हुआ। तो बोलेंगे सर 100 वाट का 10 बल्ब मतलब 1000 वाट यूज कर रहे हैं। क्या कि बिजली बिल को इससे थोड़ी मतलब है कि तुम बल्ब यूज कर रहे हो, फ्रिज यूज कर रहे हो कि एसी यूज कर रहे हो, मतलब उसको पावर से और टाइम से। तो तुम 10 बल्ब यूज कर लिए 100 वाट का 1 घंटा तक, तो 1000 वाट का तुम यूज कर लिए 1 घंटा तक, 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। मतलब अगर 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए बिजली बिल आ जाएगा तुम्हारा बल्ब का यूज करने पे। आई होप यू गॉट इट। अगर पंखा हो, मान लो कोई 500 वाट का पंखा है, तो 500 वाट का 2 पंखा यूज करो, तो 500 वाट का 2 पंखा 1000 वाट हो गया, और 1 घंटा चला के पंखा छोड़ दो, तो तुम समझ लिए कि 1000 घंटा 1 घंटा छोड़ दिए चला के 1000 वाट का दोनों मिला के पंखा 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। तो अब घर में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप देख लो पंखा पे कितना वाट लिखा हुआ है, आप देख लो फ्रिज पे कितना वाट लिखा हुआ है, आप देख लो घर में इलेक्ट्रिक हीटर पे कितना वाट लिखा हुआ है, सारा वाट को जोड़ दो और देख लो कितना कितना देर तक सब यूज होता है, उसी हिसाब से आपके घर में बिजली बिल आता है। और ये आपको करना चाहिए। 1-2 सामान पे तो आपको ट्राई करना चाहिए। आप देखना आयरन जो करते हो
उस पर भी लिखा होता है इतना वाट का आयरन है। हम लोग लो वाट का लेना चाहते हैं, कम वाट का ले, कम बिजली बिल उठेगा और काम ज्यादा अच्छा हो, ये सोचते हैं हम लोग। आई होप यू गॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको बोलते हैं? तो जो एनर्जी का खपत होता है, जिसके अनुसार बिजली बिल घर में आता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट है उसका यूनिट यूनिटी कहलाता है और इसको हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड कहते हैं, बीओटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसका व्यापार करता है तो इसका नाम बीओटी भी होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसका ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है। एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट तो जूल होगा, एनर्जी है तो भैया जूल होगा एसआई यूनिट। कितना जूल हो जाएगा? तो ये तो हुआ 1000 वाट का मतलब होता है जूल बाई सेकेंड। वाट का मतलब 1 सेकेंड में 1000 जूल का एनर्जी खा रहा है और 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 1 घंटा में 3600 सेकेंड। कितना हो गया? ये सेकेंड से सेकेंड कट गया। तो आप देख सकते हैं 6 6 36 हुआ इंटू 3 0 4 0 5 0 10 का पावर 5 और 5 0 का मतलब पहले भी बोला है, इसको अपने इंडिया में लाख बोलते हैं, 5 0 होता है तो 36 लाख जूल, 36 लाख जूल का एनर्जी जब कंज्यूम करेगा अप्लायंस तो 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। 36 लाख जूल का एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करेगा तो 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। यस सर, गॉट इट, गॉट इट। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? डेसिमल को अगर यहां पे लाओ, इसको 36 की जगह पे 3.6 कर दो, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करोगे और 10 से मल्टीप्लाई भी करो स्टैंडर्ड सिस्टम में देने के लिए, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 5 108, तो 1 यूनिट में कितना जूल? तो 1 यूनिट में होगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो बताइए इस पूरे वीडियो में आपको मैंने क्या पढ़ाया? इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर एक बार क्विक रिकैप ले लें, तो मैंने बोला एक रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर में बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने के कारण चार्ज का फ्लो होने लगा फ्रॉम लोअर टू हायर। चार्ज का फ्लो जब हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने के कारण, दीवार में टकराने के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल इनसाइड द सेल। और ये सेल का काम ही है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना। इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से ये समझा कि हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम केमिकल एनर्जी, और बैटरी अंदर में ये काम कर रहा है, बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो बैटरी के द्वारा ये जो काम हो रहा है, इस वर्डन को बोलेंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू वी, और ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, और करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज करंट इंटू टाइम, और फिर चार्ज के जगह पे आई टी, पोटेंशियल के जगह पे आई आर, आई स्क्वायर आर टी आ गया। एक चीज फील करके देखो, एक लेक्चर जो मैंने दिया अभी 1 मिनट के अंदर, इसी को मैंने 15 मिनट लगाया, तो किसी चीज को शुरू में सीखने में समय लगता है दोस्त, अच्छे से सीखो लेकिन शुरू में, फिर आपको उतना समय नहीं लगेगा, कई गुना टाइम कम लगेगा। एबीसीडी सीखने में समय लगा था शुरू में 6 महीना 7 महीना, अब तो कोई भी नया वर्ड फट से लिख देते हो, और हम लोग शुरू में एकदम हड़बड़ाए रहते हैं, सब कुछ एक के दिन में, सब कुछ एक घंटा में खत्म कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम इत्मीनान से रहो, बस जो पढ़ो कंठस्थ पढ़ो और रिवीजन चीजों को देते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया कि सर्किट के अनुसार जो बताया पीछे, एक लॉ आया जूस लॉ। जूस लॉ में इसी बात को बोल दिया गया कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और इसका अदर फॉर्म्स निकल के चला है। ये तो अपने से आपको लिख लिख के करना, अपने आप बन जाएगा। और ये मैंने बोला कि हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में, कब डायरेक्टली कब इनवर्सली, ये आपको पूरा फीलिंग दिखाएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में, अगला वीडियो में आएगा। इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया।
इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया कि अप्लायंस 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, या अप्लायंस 1 सेकेंड में जितना हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, या 1 सेकेंड में जितना बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट को टू मेंटेन द करंट, ऑल दिस टर्म्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ऑल दिस टर्म्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट वर्क डन बाय सेल पर यूनिट टाइम, and whatever work is done converts into heat energy per unit time. और हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो पावर बन जाएगा. पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर. टी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू वी इंटू आई. पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई. पावर का यूनिट वॉट होता है, लेकिन आप में फीलिंग आना चाहिए ये वाला. छोटा सा बात है लेकिन फील करके पढ़ना है कि अगर कहीं पे लिखा है 50 वॉट मतलब वो अप्लायंस 1 सेकंड में 50 जूल का एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है. अगर 100 वॉट लिखा है तो 1 सेकंड में 100 जूल का एनर्जी वो अप्लायंस ले रहा है. मतलब ये ज्यादा ब्राइट जलेगा, ब्राइटर होगा, जिसका ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा वो ब्राइटर होगा और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि घर में जो बिजली बिल आता है वह वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है, केवल करंट पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट जिसको पावर कहते हैं उस पर डिपेंड करता है, और कितना देर तक उस अप्लायंस को हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. और इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वह यूनिट ही कहलाता है. और 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट का बिजली बिल कब आता है? जब 1 किलो वॉट आवर. जब 1 किलो वॉट आवर का कोई अप्लायंस को यूज करेंगे तो 1 यूनिट का बिजली बिल आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1000 वॉट का सामान 1 घंटा यूज कर दोगे तो 1 यूनिट बिजली बिल आएगा. अब 1000 वॉट का सामान तुम जैसे यूज करो, तुम एगो एसी चला दो, 4 पंखा चला दो, बल्ब चला दो, तुमको 1000 वॉट होना चाहिए. इसका मतलब है घर में 200 यूनिट का बिजली बिल आया, इसका मतलब तो बोलेंगे सर 200 यूनिट का अगर बिजली बिल आया है इसका मतलब ये हुआ कि 1000 वॉट का सामान हम 200 घंटा के लिए ऑन कर दिया. 1000 वॉट का सामान हम 200 घंटा यूज कर दिया तो हमको 200 यूनिट का बिजली बिल आया. आई होप यू गॉट इट. और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेशन होगा. अगले वीडियो में हम लोग यही से चीजों को कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से. प्लीज अगला वीडियो से पहले इस वीडियो को लिख लें, जरूर से लिख लें, सारे फॉर्मूला को यहाँ सेट रखें, डिफिनीशन को सेट रखें, मजा आएगा. थैंक यू.